हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। अपना चैप्टर चला हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कंटेंट नंबर 1 मीनिंग हो चुका है, कंटेंट नंबर 2 ऑब्जेक्टिव हो चुका है, कंटेंट नंबर 3 वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो चुका है, कंटेंट नंबर 4 फाइनेंशियल डिसीजन हो चुका है। अगर कोई इसको डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहा है तो वो पहले फर्स्ट पार्ट देखे, उसके बाद इसको देखना बेटा। पार्ट 1 से चलना, उसके हिसाब से ही वीडियो देखना, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं कंटेंट नंबर 5 से। आज का अपना पार्ट 2। ठीक है सर, पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट किसका? पैसे का ब्लूप्रिंट। पैसा यानी कि फाइनेंस, पैसे का ब्लूप्रिंट उसको तैयार करना है हमें, उसी को फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग। हमें क्या प्रिपेयर करना है? एक ब्लूप्रिंट। किसके ऊपर? पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन का। वो क्या माना जाता है? हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद इसके साथ में नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव भी दे रखे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरत है? एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्यों ज़रूरत है? फाइनेंशियल प्लानिंग करने की क्या ज़रूरत है कंपनी के अंदर? तो वही हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये कहता है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर दे आर रिक्वायर्ड। इस बात को पक्का कर लेना चाहिए कि जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत हो उस टाइम पर पैसा अवेलेबल होना चाहिए भाई। ठीक है ना, पहली बात, इसलिए हमें ज़रूरत है ब्लूप्रिंट तैयार करने की, है ना। ओके। स्पेसिफाई द सोर्सेस ऑफ फंड, और हम ये भी पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि उस टाइम पे पैसा कहाँ से आएगा। जैसे मान लेते हैं आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आफ्टर 12th आई वांट टू गो फॉर सीए, और कोई और प्रोफेशनल कोर्स करना है या कुछ और करना है। तो अब सवाल ये उठता है कि आपकी फैमिली में ने भी एक ब्लूप्रिंट बनाया होगा कि भाई जब तुम कोर्स करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा, यानी कि सोर्स का कहाँ से आएगा, यानी सोर्स क्या है फंड का, है ना। तो इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी कि भाई पैसा आएगा कहाँ से, सोर्सेज क्या हैं, लोन लेंगे हम उस टाइम पे, या कंपनी शेयर इशू करेगी या डेबेंचर इशू करेगी। पॉइंट नंबर 3 में कहता है टू सी दैट फर्म है डज नॉट रेज रिसोर्सिस अननेसेसरी। इस बात का भी ध्यान रखना है क्या, ठीक है, कि भाई जो रिसोर्सिस हैं वो अननेसेसरी रिसोर्सिस से फंड इकट्ठा नहीं करना है। अननेसेसरी मतलब जहां से जरूरत ना हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, हम डिविडेंड, जैसे शेयर इशू करती है कंपनी, डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ रहा है, इससे तो अच्छा हम लोन ले लेते, तो फिर लोन ले लो ना। ठीक है, लोन लेना चाहिए, राइट। इस बात का भी ध्यान रखना है। ओके। शॉर्टेज ऑफ फंड, फर्म कैन नॉट मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन। हम ब्लूप्रिंट में ये भी बात ध्यान रखेंगे कि भाई ऐसा ना हो कि जो फर्म है या जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी पेमेंट ही ना कर पाए, है ना। यानी कि पैसे की कमी तो नहीं पड़ जाएगी, शॉर्टेज ऑफ फंड तो नहीं हो जाएगा। सरप्लस फंड, ठीक है, डू नॉट अर्न रिटर्न। ऐसा भी नहीं करना है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा पैसा अपने पास रखना है कंपनी के अंदर। ऐसा करने पर क्या होता है भाई, देखो अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा रखेंगे तो फ़ायदा तो है नहीं, वो तो उतना ही रहेगा। 50 करोड़ रुपए थे, 50 करोड़ रुपए रख लिए, फ़ायदा क्या? इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट करते, ठीक है ना। हो सकता है 5 करोड़ रुपए कमा पाते 50 करोड़ लगा के, तो 55 करोड़ होता है। अब 55 तो है नहीं, 5 तो फ़ायदा नहीं है। सरप्लस फंड भी हमें नहीं रखना है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हमें पहले ही ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्लूप्रिंट क्यों तैयार करते हैं, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, कंटेंट नंबर 6। आइए दोस्तों, कंटेंट नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे सारे स्टूडेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? सर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, पढ़ लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है मिक्सचर ऑफ क्या, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड। लॉन्ग टर्म सोर्सेज, एक कंपनी पैसे कहाँ कहाँ से अरेंज करती है? शेयर इशू कर सकती है, डेबेंचर इशू कर सकती है, ठीक है, या फिर लोन ले सकती है कहीं से,
या फिर रिटेन्ड अर्निंग, मैंने आपको बताया था कि कंपनी को अगर 100 लाख का प्रॉफिट होता है, 60 लाख डिविडेंड के रूप में बांट देती है, 40 लाख रिटेन कर लेती है, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म सोर्स ही है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो सकती हैं। तो यानी कि ये कह रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइनेंस इन ऑर्डर टू रन ए बिजनेस प्रॉपरली। ये कह रहा है एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए स्मूथली चलाने के लिए, जैसे घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए, सिंपल सी बात है, बिजनेस यानी कि घर। एक कंपनी कैन ऑब्टेन फाइनेंस बाई, क्या कर सकती है कंपनी, शेयर्स इशू कर सकती है। शेयर दो तरीके के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ठीक है, तो डेबेंचर इशू कर सकती है, यानी डेट कैपिटल आ जाएगा उससे, रिटेनरिंग कर सकती है। इट रेफर्स टू रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म। तो मतलब प्रोपोर्शनेट कर सकती है कि भाई मान लेते हैं टोटल उन्हें 10 करोड़ रुपीज़ की जरूरत है तो 5 करोड़ शेयर्स इशू कर सकती है, 2 करोड़ रुपीज़ का जो है ना डेबेंचर इशू कर सकती है, 3 करोड़ रुपीज़ जो है ना मतलब रिटेन अर्निंग कर लेगी तो 5 और 2, इस तरीके से मतलब प्रोपोर्शनेट भी कर सकती है। तो ये था आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कंटेंट नंबर 6। अब चलते हैं कंटेंट नंबर 7 की तरफ। तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं अपना कंटेंट नंबर 7। तो ये रहा आपका कंटेंट नंबर 7 आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। ओके सर, डेट कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है। अब डेट कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई भी कंपनी शेयर शुरू करती है, और शेयर्स भी दो तरीके के, एक इक्विटी एक प्रेफरेंस, तो अगर हम बात करें इक्विटी की, तो अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है, तो इक्विटी शेयर इशू करेगी तो उसके ऊपर डिविडेंड देना पड़ेगा। ठीक है ना, और डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ता है, यानी कि डिविडेंड की कॉस्ट ज़्यादा होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं इक्विटी शेयर की कॉस्ट ज़्यादा होती है, यानी डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ डेट कैपिटल, कंपनी क्या कर सकती है, डेट इशू कर सकती है, उससे जो कैपिटल आएगा वो डेट कैपिटल हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर इतना पैसा नहीं देना पड़ता है, इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल इज लेस देन इक्विटी कैपिटल, ये मैं बता रहा था अभी आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोस्ट कॉस्टली, मैंने आपको बता ही दिया, डिविडेंड बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर इज मोस्ट रिस्की, क्योंकि देखो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा ही कमाई होगी, है ना। ओके सर, अब डेट कैपिटल इन बिजनेस इज मोर रिस्की because the lender can file a request with judiciary for close down the business in case they do not get their interest and capital, ठीक है ना, एंड कैपिटल इन्वेस्टेड। मतलब कई बार क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, डेट कैपिटल के लिए पैसा तो इकट्ठा कर लेती है, लेकिन जिनसे पैसा इकट्ठा करती है, यानी कि लेंडर, यानी कि जो पैसा उधार देते हैं, बेटा जो पैसा देते हैं कंपनी को, अब हम अगर कंपनी टाइम पर उनको क्या नहीं दे पाती है, इंटरेस्ट नहीं दे पा रही है, या उन्होंने जो पैसे लगाए थे, कैपिटल इन्वेस्ट की थी, वो वापस नहीं दे पा रही है, तो वो लोग केस कर देते हैं। ठीक है ना, और केस करके बोलते हैं बिजनेस बंद करो। ठीक है ना, जुडिशरी को बोलते हैं कि बिजनेस बंद कराओ इनका, ये लोग पैसे वैसे नहीं देते, धांधलेबाजी करते हैं ये लोग, टाइम पे नहीं देते। ठीक है ना, तो इस तरीके का तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क होगा, राइट। तो ये था आपका डेट कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हम चलने वाले हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। ये कंटेंट रहेगा अपना आज की क्लास का लास्ट कंटेंट। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अब देखिए, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। इनकम स्टेटमेंट आपने कई जगह पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा पहली बार पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इन सब की फुल फॉर्म लिख लेना, अच्छा साथ साथ में मैं बोलता रहूँगा। ठीक है ना, आप लिख ले ना इनको, ओके। यस सर, तो चलिए बेटा चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे। इनकम स्टेटमेंट, इसको ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस बोल दो। क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स। मैं कंप्लीट लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि ईपीएस कैसे निकालते हैं। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, मैं ये निकालना सिखा रहा हूँ, इसी को इनकम स्टेटमेंट बोलेंगे, है ना। तो मैं कंप्लीट आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले लिखते हैं सेल्स, सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो बचता है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, उसके बाद जो बचता है उसे बोलते हैं ईबीआईटी, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, जो बचता है उसे बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, जो बचेगा उसे बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, और उसको हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से अगर डिवाइड कर दें तो हमारा निकल जाएगा ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर। क्या निकल जाएगा, अर्निंग पर शेयर। ओके, तो ये थी आपकी इनकम स्टेटमेंट, या आपको इसको बोल सकते हो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक, ये था आपका पार्ट 2
ओके, तो हम मिलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। लगातार पार्ट देखने बेटे, पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2। सर आप एक साथ में इसलिए नहीं करा रहा हूँ सारा का सारा, ये आप ऐसे समझो कि आप कहीं पे ट्यूशन पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ट्यूशन पढ़ोगे तो 1 घंटे में जो टीचर आपको क्लास देगा तो उतना सा मैं जो है ना आपको डेली करा देता हूँ, है ना। हर पार्ट के हिसाब से आप उतना कर लो। अगर आपको एकदम से सारा करना है तो सारे पार्ट एक दिन में सुन लो, जिस दिन आपकी छुट्टी है ना। और उसके साथ में फिर मैं आपके पास वीडियो लेक्चर भी है कंप्लीट, मतलब एक ही वीडियो जिसके के अंदर पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा, है ना। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी के अभी लाइक कर दिया करो वीडियो, ठीक है। और कमेंट भी डाल दिया करो बेटा अच्छे अच्छे से अपने टीचर के लिए, है ना। बाय।